आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको, जिनके हिस्से में ये मकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। चलिए, तो आज एम्फैटिक क्लास में आपका स्वागत है और आज भी गेस क्वेश्चन हिंदी का लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, आप एक दो बार पढ़ लीजिए, मतलब लेक्चर को आप सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। सिर्फ सुनना है 10 मिनट, 10 मिनट भी तो आप सुनते नहीं हैं, है ना। सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, कोई भी बर्डन नहीं रहेगा सर पर, कितना आपको याद करना है, भारी है, सब याद हो जाएगा। बस आप देखते रहिए और सुनते रहिए। सुनिएगा, पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे? पुंडलिक जी कौन थे, है ना। अथवा पुंडलिक जी का चरित्र चित्रण कीजिए। पुंडलिक जी कौन थे, है ना, अथवा उनका चरित्र चित्रण, उनके बारे में बताइए, क्या वो थे, क्या करते थे, ये सब पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है? पुंडलिक जी एक कर्मठ, निडर और सच्चा देशभक्त थे। पुंडलिक जी निडर, कर्मठ और एक सच्चा देशभक्त थे। ये बात आप लिख सकते हैं। आपके इलेक्शन में पूछता है, वार्ड कमिश्नर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, बोलता है कर्मठ, ये वार्ड से उम्मीदवार कर्मठ, बोलता है ना, कर्मठ। तो निडर और सच्चा देशभक्त थे पुंडलिक जी। वे भितिहरवा आश्रम के शिक्षक थे। हाँ, एक आश्रम में वो शिक्षक थे जो गांधी जी खुलवाए थे। उस आश्रम का नाम था भितिहरवा। भितिहरवा आश्रम के ये शिक्षक थे, ठीक है, भितिहरवा, ठीक है। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में हुई थी, जहां उन्होंने घटना का वर्णन किया था। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी से कहां हुई थी? तो भितिहरवा आश्रम में हुई थी, ठीक है, जहां उन्होंने, है ना, एक घटना का वर्णन किया था। क्या घटना है भाई, सुनिए। एक बार वहां के अंग्रेज एमन साहब इनके आश्रम में आए। एक बार वहां के अंग्रेज, जिसका काफी बोलबाला था, काफी दबंग था वहां का अंग्रेज, है ना, इनके आश्रम में आए और वहां का नियम था कि साहब जब आए तो घर का मालिक उसके घोड़े की लगाम पकड़े। और वहां का नियम था कि जब भी एमन साहब, जो अंग्रेज एमन साहब किसी के भी घर के दरवाजे पर आएगा तो घर का जो मालिक होगा ना, दौड़ के जाएगा और एमन साहब के घोड़े का लगाम पकड़ेगा और बोलेगा कि हाँ मालिक, अब उतरिए घोड़े से आप। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे कि आपके घर पर हम साइकिल से गए तो आप घर के मालिक हो गए, चाहे घर के कोई भी आदमी हो गए, दौड़ के आना पड़ेगा मेरे साइकिल के पास और साइकिल हाथ में लेके, और हमको कहना पड़ेगा सर आप बैठिए, हम आपका साइकिल का स्टैंड लगा देते हैं, ठीक है। तो वही था कि जब भी घोड़ा आएगा ना किसी के भी दरवाजे पर, तो उस घर का आदमी दौड़ कर जाएगा और लगाम पकड़ेगा घोड़ा का, तब वो उतरेंगे। मतलब ये तो बेइज्जती ना हो गया जी। आप घर पर आए तो बैठिए, चाय पीजिए, पार्ले जी खाइए, हम घोड़ा का रस्सी काहे पकड़े जाएंगे आपका, और ना पकड़े जाएंगे तो हमारे। सुनिए, तो वहां का नियम था कि साहब जब आएंगे तो घर का मालिक उसके घोड़े का लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने कहा कि उनको आना है तो आए, लेकिन हम उसके घोड़े का लगाम पकड़ने नहीं जाएंगे। उसको आना है तो आए, हम लगाम पकड़ने नहीं जाएंगे घोड़ा का। क्या काम है हमको, और वो काम धंधों में चल रहा है, पढ़ा लिखा आदमी होकर, है ना, हम देश की सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अब कोई आदमी आएगा घोड़ा पर बैठ गया, घोड़ा के लगाम जाएंगे पकड़ने के लिए, मारेंगे एक तरह खींच के कि उलटी जाएगा हेमंत साहब। हाँ सुनिएगा, तो पुंडलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। पुंडलिक जी ने निर्भीकता, निडरता, डरना ही नहीं है, निर्भीकता किनसे सीखी थी? गांधी जी से। पुंडलिक जी उनका ही साथ रहते थे, है ना, उनको देखते थे कि गांधी जी कितना निडर आदमी है, डरते नहीं अंग्रेज से, लाठी के वो हाथ में है, बंदूकों न है, लाठी है, अब पूरा अंग्रेज को दम, है ना, एक की ओर रहते हैं, हम काहे डरेंगे भाई। तो उनसे ये निर्भीकता सीखी। उन्होंने गांव वालों को उसी निर्भीकता का पाठ पढ़ाया, और वही निर्भीकता, किसी से डरना नहीं है, निर्भीक होकर रहना है, गांव वालों को पाठ वही पढ़ाया। अब मान लीजिए स्कूल में तो पढ़ावे कि बच्चों को सिखाएं कि बिना मतलब का किसी से डरना नहीं है,
है ना, ईमानदार बनिए, सच्चा बनिए, काहे किसी से डरेंगे, ठीक है। और गांव वाले को भी वही पाठ पढ़ाते थे। अब मान लें कि छुट्टी हो गया स्कूल का, अब गांव में चाय पीने के लिए रुक गए, चौक चौराहे पे मिल गया, तो उस सबको बताते थे, ठीक है, ऐसे रहना है हम लोग को, क्या करना नहीं करना, सब बताते थे, पूरा गांव वाले को अपना पाठ पढ़ाया, ठीक है। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। और चंपारण में जब मूवमेंट हुआ, जब अभियान हुआ, ठीक है, तो यही निर्भीकता, ठीक है, गांधी जी से सीखे कौन? पुंडलिक जी। आप पुंडलिक जी पूरा गांव वालों को सिखा, ठीक है। तो यही निर्भीकता, निडरता, है ना, अभियान का कारण बना। लोग जागरूक हो गए कि अभियान करेंगे, ठीक है। ये क्लियर आपका। अगला, छत्रसाल की तलवार कैसी है? छत्रसाल की तलवार कैसी है? रीतिकाल के कवि भूषण जी ने छत्रसाल की तलवार को काफी ज्यादा विनाशकारी बताया है। रीतिकाल के कवि हैं भूषण जी, रीतिकाल के कवि हैं भूषण जी, जिन्होंने छत्रसाल की, छत्रसाल, ठीक है, छत्रसाल एक राजा थे, ठीक है, उनकी तलवार को काफी विनाशकारी बताया है ना, काफी एकदम विनाशकारी, एकदम एक बार दम लगेगा तो बस। उनकी तलवार जब मयान से निकलती थी तब ऐसा लगता था जैसे सूर्य की किरण निकल रही हो। उनकी तलवार जब मयान से निकलती थी ना, ऐसे करके ऐसा लगता था किसी के सूर्य की किरणें निकल रही है। तलवार दम चमचम करते रहता था, दम सराख से निकाला दम चमचम दम, ठीक है, लगा कि सूर्य की किरण उस पर पड़ रहा है, ऐसा लगता था तलवार, छत्रसाल की तलवार, ठीक है। यह तलवार शत्रुओं के हाथियों को टुकड़े टुकड़े कर देती थी। और यह तलवार, शत्रु का जो हाथी आता था, जंग में तो हाथी भी होता था ना पहले जी, हाथी घोड़ा आगे रहता था, तो शत्रु है और हाथी को टुकड़े टुकड़े तलवार से कर देते थे एकदम, इतना तेज विनाशकारी तलवार था, ठीक है। यह तलवार नागिन की तरह शत्रुओं की गर्दन से लिपट जाती और दुश्मनों की गर्दन धड़ से अलग कर देती और मुंडों की भीड़ लगा देती थी। यह तलवार जो है इनका नागिन की तरह गर्दन से लिपट जाती थी, मतलब क्या था, ये पर फंसाया दम, खड़ाक से डाल दिया दम, सटाक से दम, ठीक है। और धड़ जो है, धड़ को है, गर्दन को जो है धड़ से अलग कर देती थी और मुंडी का तो भीड़ लगा देते थे, दम टाल लगा देते थे, मुंडी काट काट के दम सट 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 सट, आप लोग तो हट करेंगे ऐसा नहीं कि लग जाए, ठीक है, समझे, भीड़ लगा देते थे। लगता है कि रुद्रदेव को रिझाने के लिए ऐसा कर रही है। लगता है कि उनकी तलवार जो है रुद्रदेव आप देखे होंगे, काली माता को देखे होंगे आप, ठीक है, कैसे पूरा मुंडी दुश्मन का दम काट काट के दम माला पहने रहते थे। तो ऐसा लगता है कि हम किसी को, कोई देव को, रुद्रदेव को, है ना, बलि किससे चढ़ता है? बलि, तो बलि चढ़ाता है क्यों? है ना, देवता को खुश करने के लिए, जो देवता को मानते हैं, ठीक है, तो खुश करने के लिए कोई देवता ऐसा होता है कि बलि चाहते हैं, ठीक है, तो उनको खुश करने के लिए, उनको रिझाने के लिए ऐसा वो कर रहे हैं, ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए, गैंग्रीन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन एक खतरनाक रोग होता है, गैंग्रीन एक खतरनाक रोग होता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों के पैरों में कांटा चुभने से यह रोग होता है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के पैरों में कांटा चुभ जाता था, ठीक है, पहाड़ी इलाका में, ठीक है, कांटा का पेड़ ज्यादा होता है, अब पैर में चुभ गया कांटा, ठीक है। कांटा चुभने के बाद अगर ठीक से इसका इलाज नहीं किया जाए तो यह जख्म का रूप ले लेता है, जिसका एक ही उपाय बचता है, कांटा चुभे हुए पैर को काटना। अगर कांटा चुभ गया है और उसका इलाज टाइम पर नहीं हुआ तो उसका जो है ना जख्म जो है काफी खतरनाक रूप ले लेता है, काफी खतरनाक शक्ल अख्तियार कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद में जिस पैर में आपका कांटा गड़ा है उस पैर को काटना पड़ता है। कभी कभी तो लोग मर भी जाते हैं, ठीक है, जहाँ लेट हो गया तो फिर आदमी तो मरता ही, देखते टाइफाइड इलाज नहीं कराएगा तो लोग मर भी जाते, ठीक है। तो ऐसा था गैंग्रीन का रोग, कांटा चुभने से होता था पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। सुनिएगा, चातकी कौन है? चातकी कौन है? चातकी किसके लिए तरसती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चातकी कौन है? चातकी किसके लिए तरसती है? चातकी एक पक्षी है, चातकी एक पक्षी है, चातकी एक पक्षी है जो स्वाति की बूंद, स्वाति एक नक्षत्र होते हैं, ठीक है,
इसकी बूंद के लिए तरसती है। चातकी पक्षी, ठीक है। चातकी केवल स्वाति का जल पीती है। हाँ, स्वाति से कैसे होता है, सावन ये सब होता है, ठीक है। तो स्वाति एक नक्षत्र का नाम है ना। जब बारिश होती है तो इसी का जल पीकर वो रहती है। ऐसा नहीं कि चापाकल से पानी पी लिए, कुआं में जाकर पानी पी लिए, नदी में से पानी पी लिए। और हम लोग, आप लोग तो आरओ का पानी पीते हैं, आरओ का पानी पीते हैं, चाइनीज पानी, है ना। और ज्यादा बीमारी उसी में है। जब आरओ का पानी जब हम लोग पीते हैं तो टाइफाइड काहे हो जाता है हर साल में, डेंगू काहे हो जाता है, बताइए। पेट में पत्थर काहे हो जा रहा है, पानी आरओ का पीते हैं। पहली का रानी सब ठीक था जी, कुआं का पानी पिया ठीक ठाक है, चापाकल का पानी पिया ठीक ठाक है, आरओ का पानी पीते हैं, वाह 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 वाह, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो चातकी जो पक्षी है स्वाति का जल पीकर रहती है। वह सालों भर स्वाति के जल का इंतजार करती है, वह सालों भर स्वाति के जल का इंतजार करती है। और जब स्वाति की बूंद आकाश से गिरती है तब वह पीकर अपनी प्यास बुझाती है। जब स्वाति का पानी जो है ना, जल जो है जमीन पर गिरती है तब जाकर उसको पीकर, है ना, चातकी जो पक्षी है अपनी प्यास को बुझाती है। चलिए आगे। कवि जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से क्यों की है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी जो है अपनी एक आंख की तुलना जो है दर्पण से क्यों की है? मलिक मोहम्मद जायसी ने करबक कविता में अपनी एक आंख की तुलना दर्पण से की है। हाँ, करबक कविता में, है ना, अपनी एक आंख की तुलना, ठीक है, दर्पण से की है। क्या की है भाई, सुनिए। दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है वैसी ही वह होती है। दर्पण में खासियत है, जैसा आप रहिएगा वैसा ही दिखाएगा आपको दर्पण। आईना आपको वही दिखाएगा, आईना आपको वही दिखाता है। आईना कभी झूठ नहीं बोलेगा। आप नहा के न जाइएगा, ठीक है, अब बाल न झाके जाइएगा तो क्या आईना में सलमान खान बन के आइएगा? जो रहिएगा वही नहीं आइएगा जी, बात समझ रहे ना। तो आईना सच्चाई को दिखाता है, तो वही बोल रहे हैं दर्पण में जैसी तस्वीर सामने आती है जैसी वो होती है। दर्पण झूठ नहीं बोलता। कवि की आंख भी दर्पण की तरह है, उनकी आंख भी क्या है, दर्पण की तरह है। कवि जैसे देखते हैं वैसे ही लिखते हैं, जैसा वो देखते हैं समाज में, ठीक है, जो भी चीज है सच बात एक आंख से वही लिखते हैं। जैसे दर्पण के सामने आप जो जाइएगा जैसा रहिएगा आपको वही दिखाएगा। तो उनका भी एक आंख है, एक आंख से जो देखेंगे ना वो सही बात ही बोलेंगे, कोई से डरेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो एक आंख उनका जो है दर्पण के समान है, दर्पण जैसा है, ठीक है। जायसी का लिखा हुआ बात दर्पण की तरह पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना। आर पार देख सकते हैं, क्या बात है, आप जाकर वहां पर देखिए, जांच करिए। अगर हम गलत लिखे हैं तो बताइए। ऐसा उनका बात होता है, आर पार पारदर्शी होता है उनका बात, ठीक है। उनका लिखा हुआ बात बिल्कुल साफ दिल से होता है, उनका लिखा हुआ बात जो है बिल्कुल साफ दिल से होता है। जरा सा भी छल कपट उनके मन में नहीं होता है, एकदम साफ क्लियर। बड़े बड़े रूपवंत लोग उनके बातों को ध्यान से सुनते हैं, और बड़े बड़े रूपवंत लोग हैं जो अपने आप को एकदम हैंडसम समझते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, एक आंख वाला आदमी के बात को भी सुनते हैं, ठीक है, और देखते हैं मेरी तरफ मुंह कि कुछ हम ज्ञान दें उनको, कुछ हम बोले, है ना, मेरा मुंह ताका करते हैं कि हम उनके लिए कुछ बोले, ठीक है। ये है इनकी खासियत। कुंती का परिचय अपने किस तरह देंगे? कुंती का परिचय आप किस तरह देंगे? कुंती, कुंती, ठीक है। तो कुंती वो महाभारत वाली नहीं, ठीक है, बिश्नी वाली कुंती, ठीक है। और मुन्नी याद आया कुछ? कुंती बिश्नी की पड़ोसन है। कुंती कौन है? बिश्नी की पड़ोसन है, ठीक है, पड़ोसी है, पड़ोसन है जो कहिए। अधेर होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य की लाली झलकती है। मतलब कुछ उम्र उनका हो गया था, ऐसा नहीं कि 20-25 साल की वो थी, है ना, उनका भी कुछ एज था, फिर भी उन तो मान लीजिए कोई 40-45 के बीच में रहते हैं ना, उसको हम अधेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधेर। तो उनके चेहरे पर अभी भी है ना स्वास्थ्य की लाली झलकती है, अभी भी लगता है कि हाँ चेहरा है खिला खिला। कुंती बिश्नी से पूछती है, कुंती जो है बिश्नी से पूछती है, बिसंदेई, हाँ बिश्नी को बिसंदेई, जैसे बिश्नी देवी
तो बिसंदेही शॉर्टकट में नाम, बिसंदेही गांव दसी होके करता है। आप नाम अच्छा रखिए ना, शॉर्टकट करने के लिए आपको सोचना नहीं, अगला कर देगा शॉर्टकट नाम आपको, ठीक है। बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, मतलब उनके बेटा का चिट्ठी है ना, उनके बेटा का चिट्ठी आज भी नहीं आई। बिसंदेही आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई, बेटा इनका जन्म गया हुआ लड़ने के लिए, तो चिट्ठी अभी भी नहीं भेज रहे हैं। तो बोले बिसंदेही आज भी चिट्ठी नहीं आई। पूरा कहानी जानना है तो मेरे चैनल पर जाकर सारांश वाला फोल्डर को ओपन करके और पूरा कहानी देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी तो क्वेश्चन आंसर बता रहे हैं, ठीक है। इससे उसकी सहृदयता और अपनापन का भाव प्रकट होता है। इससे पता चलता है कि कुंती को कितना परवाह है ना, विष्णु के परिवार का, विष्णु की बेटी का, और विष्णु का, और विष्णु की बेटे का, है ना। इससे पता चलता है कितना अपनापन है ना, कितना आपके बारे में कुंती सोच रही है। आपके पड़ोसी आपके घर में आकर बैठते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपका बेटा नहीं आया, अपना बेटी का शादी कर रहे हैं ना, ये सब पूछता है। इसका मतलब ये है कि आपके बारे में वो ज़्यादा सोचता है, ठीक है, कि आपके लिए अच्छा सोचता है, ठीक है, कि आपके लिए ये काम बढ़िया से हो जाए, टाइम पर हो जाए, है ना। तो एक अपनापन है कुंती का, ठीक है। त्रिक्ष क्या है, त्रिक्ष क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है, सुनिए। त्रिक्ष छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है। छिपकली, त्रिक्ष जो है छिपकली प्रजाति का, त्रिक्ष जो है छिपकली प्रजाति का एक जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहते हैं, जिसे विषखापर भी कहते हैं, विषखापर, ठीक है ना। त्रिक्ष जो है छिपकली प्रजाति का जहरीला लिजार्ड है, जिसे विषखापर भी कहते हैं। जिस तरह इसके काटने से मनुष्य का बचना मुश्किल हो जाता है, वैसे ही हमारे समाज में गलत प्रवृत्ति वाले लोग से भी बचना मुश्किल हो जाता है। जैसे त्रिक्ष के काटने से, उसके जहर से जैसे लोगों को बचना मुश्किल हो जाता है, लोगों की जान चली जाती है, वैसे ही हमारे समाज में गलत प्रवृत्ति वाले लोग, गलत आदमी से बचना भी मुश्किल हो जाता है। हर जगह कहीं ना कहीं आपसे उससे पंगा हो ही जाता है। कोई भी फील्ड में, कोई भी जगह पर, चौक चौराहा पर, दुकान में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी वैसा आदमी को मिल जाएगा, है ना। कहीं भी वैसा आदमी मिल जाता है आपको, रास्ता पैरा कहीं चल रहे हैं वहां मिल जाता, लड़ाई झगड़ा हो जाता, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं, उससे बचना मुश्किल हो जाता है। हिंसा करने वाले लोग हमारे समाज में त्रिक्ष का प्रतीक है। हिंसा करने वाले लोग जो है हमारे समाज में त्रिक्ष का प्रतीक है। आप त्रिक्ष कहानी पढ़िएगा तब पता चलेगा कि त्रिक्ष क्या है, आखिर त्रिक्ष से क्या हुआ था कहानी में, इनके पिताजी के साथ क्या हुआ था। पूरा कहानी जो पढ़ना है, सारांश जो है मेरा चैनल पर, उसमें जाकर त्रिक्ष पढ़िएगा, आप बढ़िया से देख लीजिएगा। 15 मिनट आपको देखने में लगेगा, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।